हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 करने जा रहे हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, जिसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। इसका टॉपिक है हमारा जैव विकास। ठीक है। विकास वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ था, जिससे कि नई स्पीशीज का उद्भव हुआ। तो क्या मतलब हुआ इसका कि धीमी गति से चलने वाला जो प्रक्रम है वो हजारों करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है और उससे क्या हुआ, नई स्पीशीज का उद्भव हुआ है। ठीक है। इसमें हम समझते हैं स्थिति 1। देखते हैं हम लाल भृंगों का समूह। जैसे कि लाल भृंगों का समूह था, जनन के द्वारा उनके रंग में परिवर्तन आ गया। सभी भृंग थे वो लाल रंग के हो गए, बट एक जो भृंग था वो हरे रंग का हो गया जनन की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, केवल एक हरा। ठीक है। के सभी भृंग कैसे थे, लाल थे, केवल एक ही हरा था। ठीक है। कौओं के द्वारा लाल भृंग का लक्षण, कौओं ने क्या किया, लाल भृंग उन्हें चमकदार नज़र आए, उन्हें अच्छे से नज़र आए, जिसकी वजह से उन्होंने उसको खा लिया। ये लक्षण नहीं है, ये भक्षण है। ठीक है। भक्षण, कौओं ने क्या किया, लाल रंग के भृंगों का भक्षण कर लिया, जिससे कि भृंगों की संख्या में कमी आ गई। इसके बाद क्या था कि एक भृंग यहाँ पर क्या था, हरा था। ठीक है। उसकी जब उसका जनन हुआ तो उसकी संतति भी हरे रंग की हुई। वो हरे भृंगों का झाड़ियों से मेल खा गया। झाड़ियों की वजह से वो हरे भृंग नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से कौओं ने उन्हें नहीं खाया। ठीक है। यहाँ पर लाल जो थे वो अलग से नज़र आए, जिनकी वजह से कौओं ने उन्हें खाया और कमी आ गई। बट यहाँ क्या हुआ कि कौओं के द्वारा वो हरे जो भृंग थे वो झाड़ियों में होने की वजह से उन्हें नज़र नहीं आए, जिससे कि कौओं ने उनको कम नहीं खाया और उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। उसके बाद है निष्कर्ष क्या निकला इस बात का ये निष्कर्ष निकला कि हरे भृंगों को प्रकृति ने चयन कर लिया। प्रकृति चयन का उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दिखाई नहीं दिए इजीली। ठीक है। जिसके कारण प्रकृति चयन कौओं के द्वारा किया गया। प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे कि पर्यावरण में और अच्छे से वो रह सके। वो उनको नज़र नहीं आए कौवे, और प्रकृति ने उनको चुना और जिससे उनकी संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है। अब सेकंड केस में क्या हुआ, जो लाल भृंग थे, लाल भृंगों का जो समूह था उनका जनन हुआ। जब उनका जनन हुआ तो रंग में परिवर्तन आया, सभी भृंग लाल हो गए, केवल एक नीला था। ठीक है। जब एक नीला था उनका भी जनन हुआ तो लाल भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है। पर यहाँ पर जो नीला भृंग था उनमें जब जनन हुआ तो उनमें नीले भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है। इसके बाद कौवे जो थे वो लाल व नीले भृंगों को पहचान कर खा जाते थे, क्योंकि दोनों अलग से चमकते थे, लाल भी और नीले भी, जिससे कि उनकी संख्या में कमी आ गई। लाल भृंग नीले से अधिक। ठीक है। लाल भृंग थे जो वो नीले से ज़्यादा थे। अचानक एकदम हाथी आया। जैसे ही हाथी आया भृंग सहित झाड़ी को रौंद देता है। वो क्या करता है, भृंगों को जो झाड़ी में थे, ठीक है, उनको एकदम से आकर रौंद देता है संयोग से। संयोग ऐसा होता है कि नीले भृंग जितने भी थे वो बच गए और लाल वाले सारे मर गए। किस वजह से, हाथी के पैर के नीचे रौंद गए वो। अब इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि जो रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। ठीक है। रंग परिवर्तन की वजह से भी कोई लाभ नहीं मिला। यह संयोग था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भृंग समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है, जबकि उसका उत्तरजीविका हेतु कोई लाभ नहीं होता। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे केस 3। केस 3 में क्या था, जो लाल भृंगों का समूह था, ठीक है, भृंगों के आवास या झाड़ियों में पादप रोग लग जाता है। ठीक है। कोई रोग लग जाता है पौधों में, जिसमें कि वो लाल भृंग थे। ठीक है।
भृंगों के औसत भार में जब पौधों में रोग लग जाएगा तो क्या होगा, वो पौधों में कुछ खाने को नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उनके पोषण में कमी आ जाएगी। पोषण में कमी आ जाएगी तो भृंग अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे, तो क्या होगा, उनकी संख्या में निरंतर गिरावट आती चली जाएगी। और पौधों का रोग समाप्त, जैसे ही पौधों का रोग समाप्त होता है, भृंगों की संख्या और भार में फिर से वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही पहले लाल भृंगों का समूह था, झाड़ियों में रोग लगा तो उनके अल्प पोषित की वजह से उनमें कमी आ गई और उनके भार में भी कमी आ गई, जिससे कि उनकी संख्या निरंतर गिरती चली गई। जैसे ही रोग समाप्त हुआ, उनके भार में फिर से वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं आता। जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण आया था। ठीक है, ये सारा जितना भी परिवर्तन था ये आनुवंशिक नहीं था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा रहा था, जबकि ये क्या था, पर्यावरण के कारण था। ठीक है, आगे हम देखते हैं उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। तो उपार्जित जो कि इसी पीढ़ी में होते हैं, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर मनुष्य कोई कान छिदवाए या कुत्ते की पूंछ काट दी जाए तो वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते, वो करैक्टर वो केवल उसी पीढ़ी तक ही रहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे उपार्जित लक्षण। और आनुवंशिक जो दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं लक्षण, जैसे कि माता या पिता के आँखों का जो कलर है या बालों का जो कलर है वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होना। तो उपार्जित लक्षण हम पढ़ेंगे, ये लक्षण जीवों के द्वारा अपने जीवन में केवल प्राप्त किए जाते हैं और ये वंशानुगत होते हैं। सेकंड है, ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते। इसमें डीएनए में कोई अंतर नहीं आता, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। जबकि ये क्या होता है, आनुवंशिक, ये जनन कोशिकाओं में ही घटित होते रहते हैं और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित भी होते हैं। ठीक है, उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, जैव विकास में जीवों के विकास में सहायक नहीं होते। ये जीवों के विकास में सहायक होते हैं, जैसे कि अल्प पोषित भृंग के धार में कमी, अल्प पोषित खाने की कमी के कारण उनमें कमी आ गई थी, उनके भार, ये धार नहीं है, भार में। ठीक है, और दूसरा है मानव में आँखों व बालों का रंग। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे जाति उद्भव किस प्रकार होता है। जाति का उद्भव कैसे हुआ था, जीन प्रवाह, यह उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती हैं, किंतु आंशिक रूप से अलग अलग है। जो कुछ आंशिक रूप से अलग है पर पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती। ठीक है, वो जीन का प्रवाह। तो देखते हैं कैसे, जैसे कि उप समष्टि ये स्थानीय और ये अप्रवासी है। ठीक है, दो ले ली हमने, एक स्थानीय और एक अप्रवासी। जब उन दोनों के बीच में जनन करवाया गया तो जीन का प्रवाह क्या होता है, स्थानीय समष्टि में विभिन्नता लाता है। जैसी वहाँ की स्थानीय समष्टि थी उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गया जीन प्रवाह के कारण, करैक्टर क्योंकि दोनों के मिले जुले आ गए। ठीक है, स्थानीय समष्टि में। इसके बाद है आनुवंशिक विचलन क्या होता है, किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। जैसे दोनों की ये क्या हो जाएगी, ये जो आई है ये उत्तरोत्तर पीढ़ी है। ठीक है, जो इन दोनों से के मिलने से आई है। अब इसमें क्या होगा, उत्तरोत्तर पीढ़ी में जैसे जैसे जीन्स में बारंबार परिवर्तन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक विचलन। ठीक है, प्राकृतिक चुनाव क्या होता है, जो प्रकृति जिनको चुन लेती है, जैसे कि वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों को चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं, जो अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेते हैं। ठीक है, भौगोलिक पृथक्करण क्या होता है, जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण इनमें से दो समष्टि के मध्य अंतर जनन नहीं हो पाता। जैसे बीच में अगर पहाड़ आ जाए, नदियाँ आ जाए तो इनमें दोनों जगह की समष्टि के बीच में अंतर्जनन नहीं हो पाना, वो किस वजह से होता है, भौगोलिक पृथक्करण की वजह से। ठीक है, अब हम देखते हैं आनुवंशिक विचलन। आनुवंशिक विचलन में हम क्या देखते हैं, जैसे समष्टि Z है तो ये क्या होगी, दो तरह की समष्टि हो गई। अब बीच में भौगोलिक रूप से अलग हो गए नदी और पहाड़ के द्वारा। अगर इन दोनों में फिर भी
इन दोनों में फिर हमें ब्रीड कराया तो क्या हुआ, उत्तरोत्तर पीढ़ी मिली। उत्तरोत्तर पीढ़ी में विभिन्न परिवर्तनों का संग्रह, दोनों के परिवर्तनों का संग्रह आया, Z1 और Z2 का। ठीक है, आनुवंशिक विचलन हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन्स का चेंज होना। ठीक है, उसके बाद प्रकृति ने जिसे चुना, नेचुरल सिलेक्शन, और उसके बाद उप समष्टि Z1 और Z2 दोनों अंतर्जनन में असमर्थ पाई गई। ठीक है, नई स्पीशीज 1 और नई स्पीशीज 2। अब इनमें आनुवंशिक विचलन का कारण, आनुवंशिक विचलन का कारण क्या था, डीएनए में परिवर्तन पर्याप्त है। डीएनए में जो परिवर्तन थे वो पर्याप्त हैं, और गुणसूत्रों की संख्या में भी परिवर्तन, गुणसूत्र भी अलग थे और डीएनए में भी परिवर्तन था। ये आनुवंशिक विचलन का कारण था। ठीक है, जिसकी वजह से अंतर्जनन करने में असमर्थ हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विकासीय संबंध योजना। समजात अभिलक्षण, विभिन्न जीवों में वह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, जिनकी आधारभूत संरचना तो एक समान होती है। ठीक है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य अलग होते हैं। क्या हुआ, संरचना तो समान हो गई, ठीक है, और कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि पक्षियों की आधारभूत संरचना समान होती है, पक्षियों की, सरीसृप की, जो रेंगने वाले होते हैं, जो जल स्थलचर होते हैं, स्तनधारी होते हैं, इन सब की क्या होती है, आधारभूत संरचना समान होती है, परंतु इनके सबके कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, और ये जैव विकास का प्रमाण देते हैं। इसके बाद है समरूप अभिलक्षण, वह अभिलक्षण जिनकी संरचना में अंतर होता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था संरचना समान होती है, यहाँ हमने पढ़ा संरचनाओं में अंतर होता है। सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती, किंतु कार्य समान होता है। जैसे पक्षी के अग्रपाद और चमगादड़ के अग्रपाद, आगे के पैर दोनों के, पक्षी के भी और चमगादड़ के भी। ठीक है, समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जीवांश क्या होता है। जीव के परिरक्षित अवशेष जीवांश कहलाते हैं। जो जीव के अवशेष होते हैं, किसी भी जीव के अवशेष, वो क्या कहलाते हैं, जीवांश। जैसे कि कोई मृत कीट अगर गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तो क्या कहलाएगा, जीवांश बन जाएगा वो। ठीक है, इसके कुछ और भी उदाहरण हैं। अमोनाइट क्या होता है, अकशेरुकी जीवांश होता है ये। ट्राइलोबाइट अकशेरुकी जीवांश होता है ये भी। नाइट्रिया ये मछली का जीवांश होता है। ठीक है, मछली अगर सूखकर कठोर हो जाए तो उसे नाइट्रिया कहते हैं। ऐसे डायनासोर का पाल किसके हैं, राइजोसोरस के। अब जीवांश कितने पुराने हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवांश गहरे स्तर पर पाए गए जीवांशों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। जैसे ये मिट्टी की सतह है, ठीक है, तो जो जितना नीचे पाया जाएगा इसका मतलब वो उतना पुराना है, और जितना ऊपर की सतह पे होगा इसका मतलब वो उतना नया जीवांश। ठीक है, इसके बाद है फॉसिल डेटिंग। फॉसिल डेटिंग क्या होता है, फॉसिल डेटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉसिल डेटिंग होता है जीवांश के आधार पर जो आयु ज्ञात करने की विधि होती है उसे हम फॉसिल डेटिंग कहते हैं। ठीक है, कि उस जीवांश को कितनी अवधि हो गई, कितनी आयु हो गई उसकी, उसी को हम कहते हैं फॉसिल डेटिंग। ठीक है, जिसमें जीवांश में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवांश का समय निर्धारण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फॉसिल डेटिंग। इसके बाद है विकास एवं वर्गीकरण। विकास एवं वर्गीकरण दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। जीवों का जो विकास है वो
उसी हिसाब से उनको वर्गीकृत किया गया है। दो स्पीशीज के मध्य जितने ज़्यादा अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट होगा। अभिलक्षण समान होंगे तो इसका मतलब उनका संबंध निकट है। जितनी अधिक समानताएं उनमें होगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से ही हुआ होगा। अगर उनके अभिलक्षण समान है तो इनका मतलब उनके पूर्वज भी समान होंगे। ठीक है। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का भी अवसर देती है। जैसे जैसे समानताएं होंगी हम उन्हें क्या करेंगे, एक समूह में रख देंगे और उनका अध्ययन ईजिली कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद है विकास के क्या क्या चरण होते हैं। विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ विकास होता चला गया। ठीक है। योग्यता को लाभ, जैसे आँख का विकास, जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है। जो आँख का विकास हुआ वो जरूरी नहीं है कि एक ही परिवर्तन के द्वारा हुआ हो, वो बहुत टाइम से परिवर्तन होते आ रहे हैं। जैसे प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है, कीटों में जटिल आँख होती है और मानव में द्विनेत्री 2 आँखें होती हैं। ठीक है। अब गुणता के लाभ, पंखों का विकास, जैसे पंख जो पर जिन्हें कहते हैं ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे। पंख किस लिए विकसित हुए? ताकि वो ऊष्मा ठंड से बचे रहें। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, उन्हें पक्षियों ने उन पंखों को या परों को उड़ने के लिए प्रयोग कर लिया। जैसे डायनासोर के पंख से, पर पंखों से उड़ने में वो समर्थ नहीं थे और पक्षियों ने क्या किया, उन परों को उड़ने के लिए अपना लिया। ठीक है। इसके बाद है कृत्रिम चयन क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कृत्रिम। ठीक है। बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती हैं। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन के द्वारा विभिन्न सब्जियां विकसित की। इसे ही क्या कहा गया, कृत्रिम चयन। क्या समझ आया कि जो 1000 वर्ष पूर्व जो मनुष्य था वो जंगली गोभी खाता था, लेकिन जंगली गोभी को उसने धीरे धीरे पौधों के खाद्य पौधे के रूप में उगाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, उसी जंगली गोभी से बहुत सारी सब्जियां विकसित करनी, पैदा करनी शुरू कर दी। उस प्रोसेस को कहा गया कृत्रिम चयन। ठीक है। जैसे ये जंगली गोभी है, फिर उसने क्या किया, गांठ गोभी बनाई पहले। ठीक है। उस गांठ गोभी कैसे बनाया, उस फूले हुए भाग से। ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया, सबसे पहले क्या था, जंगली गोभी ली थी, जंगली गोभी से गांठ गोभी बनाई फूले हुए भाग से। ठीक है। दूसरे नंबर पे उसने क्या बनाई, ब्रोकोली बनाई, पुष्पों की वृद्धि को रोक दिया। फिर उसने क्या किया, फूल गोभी बनी, फूल गोभी से बंधे पुष्प। ये नंबर सिर्फ मैं इसीलिए डाल रही हूँ कि कितनी तरह की उसने गोभी बनाई। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नंबर पे उसने गांठ ही बनाई, दूसरे पे, ऐसा नहीं है। ठीक है। उसने कितनी तरह की गोभी बनाई, गांठ गोभी बनाई जो उसने फूले हुए भाग से बनाई, ब्रोकोली बनाई उसने पुष्पों की वृद्धि को रोक दिया, और फूल गोभी उसने कैसे बनाई, बंधे पुष्प से, पुष्पों को बांध के। फिर ठीक है, एक उसने गोभी बनाई जो पत्तियों की दूरी, बीच की दूरी में कमी करके, और केल गोभी बनाई उसने चौड़ी पत्तियों से। ठीक है। 5 तरह की गोभियाँ जो मनुष्य ने निर्मित करी। तो इस प्रोसेस को ही नाम दिया गया कृत्रिम चयन। इसके बाद है आणविक जातिवृत्त। यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। इसका मतलब होता है कि जो जनन के दौरान डीएनए में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो एक आधारभूत घटना है। दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। ठीक है। जो दूर दूर के संबंध हैं उनमें डीएनए में विभिन्नताएं पाई जाएगी। ठीक है। इसके बाद है मानव विकास। मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन क्या क्या हैं। सबसे पहले उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण और जीवांश अध्ययन।
ये मुख्य साधन थे मानव के विकास के। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले है मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया था। मानव सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? अफ्रीका मूल में, अफ्रीका में। ठीक है, अब उससे मानव कहाँ गया? फिलीपींस गया, इंडोनेशिया के द्वीप गया, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब इसके साथ साथ क्या हुए? कुछ समूह तो थे जो कभी आगे व पीछे आए, कुछ समूह, ठीक है, मानव के कुछ समूह आगे आए, कुछ पीछे आए। कई समूह आपस में आकर इकट्ठे आकर अलग हो गए, विलग हो गए। ठीक है, कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े और कुछ वापस आकर फिर से मिल गए। इस प्रकार मानव का विकास हुआ। ठीक है, आनुवंशिक परिभाषाएं क्या होती है? फर्स्ट है जीन। मेंडल ने जीन को और क्या कहा? कारक भी कहा और फैक्टर भी कहा। जीन क्या है? आनुवंशिकता की इकाई है। ठीक है, अब युग्म विकल्पी, जैसे हमने टी और टी लिए थे, ठीक है, ये क्या है? युग्म विकल्पी। विकल्पी विपरीत संकेतों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के रूप का थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। ठीक है, विषम विकल्पी क्या होता है? वे जीव जिसमें विपरीत विशेषज्ञ के अलील होते हैं। जैसे युग्म विकल्पी में तो हमने पढ़ा था टी और दोनों सेम, लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे? टी और टी दोनों ही अलग अलग, विपरीत विशेषज्ञों के अलील। ठीक है, इसके बाद है समयुग्मजी, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस में तो ये पढ़ा था हमने, होमोजाइगस में ये। ठीक है, इसके बाद है प्रभाविता, डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है? जो F1 पीढ़ी में हमें नज़र आता है। जैसे दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो तीसरी पीढ़ी क्या बनेगी? ये वाली। ठीक है, तो जो तीसरी पीढ़ी में नज़र आता है वो क्या है? प्रभाविता, डोमिनेंस। अप्रभावी जो तीसरी पीढ़ी में नज़र नहीं आता, जो समक्ष प्रकट नहीं होता। जीनी प्रारूप, जीनोटाइप। जीन का जीव का जीन के आधार पर प्रारूप। जैसे जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होते हैं? दोनों जो सेम दिखते हैं। लेकिन फिनोटाइप क्या होते हैं? लंबे पौधे और बौने पौधे। ठीक है, जो हमें नज़र आ रहे हैं। बाहरी दृश्य, ये जीन के आधार पर और ये बाहरी दृश्य देखने के आधार पर। नेक्स्ट है सूक्ष्म विकास, छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास, जैसे कि बीटल, भृंगों के शरीर के रंग में जो परिवर्तन आया था। ठीक है, इसके बाद है स्पीशीज, जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन करके उत्पादक जीव बनाता है। जीवों का, समान जीवों का समूह जो कि निषेचन करता है। इसके बाद गुणसूत्र क्या होते हैं? धागे जैसी संरचनाएं जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती हैं, जिनमें कोशिका का आनुवंशिक सूचना होती है। ठीक है, गुणसूत्र क्या होते हैं? धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, कोशिका के केंद्रक में पाई जाती हैं और कोशिका की आनुवंशिक सूचना होती हैं ये। ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये पता होनी चाहिए फुल फॉर्म। वह कहाँ उपस्थित होता है? गुणसूत्र में। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।